ये जो गुस्से की समस्या है आज की जनरेशन में, छोटी छोटी बातों में बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो आपको कुछ देर तक बिल्कुल रेस्पॉन्ड करना ही नहीं है। कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक आपको रेस्पॉन्ड नहीं करना है। इसका भी एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। हमें बहुत बार कुछ काम करने के लिए जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है कि हाँ इस बात पे हमारी बात बिगड़ सकती है, गुस्सा आ सकता है। तो उस टाइम पे क्या पहले से तैयारी करें कि उस सिचुएशन को बिना गुस्से से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं? या तो उस सिचुएशन को अवॉइड कर दो। दूसरा, अगर सिचुएशन को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो अपने जो वर्ड्स काम में लेते हैं कम्युनिकेशन के टाइम, उनको बहुत सोच समझ के काम में लें। क्या आपको भी बहुत बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिनका बाद में बहुत रिग्रेट होता है? उन्हीं कदमों की वजह से जीवन में, पर्सनल लाइफ में या फिर प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ही दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर पॉडकास्ट एम्स डॉक टॉक्स। मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार और आज हम बात करेंगे एंगर मैनेजमेंट के बारे में। मेरे साथ हैं डॉक्टर विकास ढाका। डॉक्टर विकास, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। डॉक्टर विकास, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो गुस्से की समस्या है आज की जनरेशन में, छोटी छोटी बातों में बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। बहुत बार हमने देखा है कि लोग एक दूसरे का मर्डर भी कर देते हैं। इस एंगर मैनेजमेंट को कैसे किया जाए? एंगर मैनेजमेंट ऐसे नहीं है कि अपन एक बार में सीख जाएंगे। हम जितने भी स्टेप बताएंगे एंगर मैनेजमेंट के, वो आपको बार बार ट्राई करने पड़ेंगे। तो उसके बाद अब बार बार ट्राई करेंगे तो आपका एंगर कंट्रोल हो सकता है। आपको बार बार मेहनत करनी पड़ेगी इन सब स्टेप्स पे। तो क्या ये एंगर जो है वो भी एक साइकेट्रिक बीमारी का रूप ले सकता है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स है? नहीं, एंगर एक नेचुरल ह्यूमन रेस्पॉन्स है, लेकिन कई बार ये एक्सेस में होता है तो बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं एंगर के कारण। और ये कई बीमारी का लक्षण भी हो सकता है, जैसे कई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं या कई और साइकेट्रिक इश्यूज़ हैं, उनके कारण भी एंगर हो सकता है। तो ऐसी बड़ी जो साइकेट्रिक बीमारियां हैं, हो सकता है उनका जो शुरुआती लक्षण है वो बहुत ज़्यादा गुस्से की फॉर्म में किसी मरीज में देखने को मिले। ठीक है। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है डिले द रेस्पॉन्स। डिले द रेस्पॉन्स का मतलब होता है कि आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आ रहा है तो आपको कुछ देर तक बिल्कुल रेस्पॉन्ड करना ही नहीं है। कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक आपको रेस्पॉन्ड नहीं करना है। इसका भी एक साइंटिफिक लॉजिक होता है। ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, एक इमोशनल ब्रेन होता है, दूसरा कॉग्निटिव ब्रेन होता है। इमोशनल ब्रेन सिर्फ इमोशंस पे काम करता है। जैसे आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आया तो आपका जो ब्रेन का हिस्सा सबसे पहले जो रिएक्ट करेगा वो इमोशनल ब्रेन है। बिल्कुल। वो ज़्यादा सोच समझ के कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं देता, जस्ट इमोशंस पे रेस्पॉन्ड करता है। दूसरा जो कॉग्निटिव ब्रेन है या जिसको रेशनल ब्रेन बोलते हैं, वो पूरा सोच समझ के पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके रेस्पॉन्ड करता है। जी। तो स्टार्टिंग में आपने तुरंत रेस्पॉन्ड किया तो आपका इमोशनल ब्रेन उस पर काम करेगा। जी। अगर कुछ देर आप रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जैसे कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट तक अगर आपने रेस्पॉन्ड नहीं किया तो आपका कॉग्निटिव ब्रेन रेस्पॉन्ड करेगा, ताकि उस सिचुएशन को आप थोड़ा अच्छे से एनालाइज कर सकें, उसके परिणामों के बारे में सोच सकें। तो हो सकता है कि आपको गुस्सा आए ही नहीं। आप अच्छे से एनालाइज करोगे सिचुएशन को तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है एंगर मैनेजमेंट का। तो अगर आपको, जैसे कि हमें बहुत बार कुछ काम करने के लिए जाते हैं, किसी से मिलने के लिए जाते हैं, तो कुछ ना कुछ अंदाज़ा होता है कि हाँ इस बात पे हमारी बात बिगड़ सकती है, गुस्सा आ सकता है। तो उस टाइम पे क्या पहले से तैयारी करें कि उस सिचुएशन को बिना गुस्से से अच्छे से हैंडल कर सकते हैं? अगर अपने को गुस्से के ट्रिगर्स पहले से पता हो तो ऐसी कंडीशन में दो चीज़ें करी जा सकती है। या तो उस सिचुएशन को अवॉइड कर दो। दूसरा, अगर सिचुएशन को अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है तो अपने जो वर्ड्स काम में लेते हैं कम्युनिकेशन के टाइम, उनको बहुत सोच समझ के काम में लें। तो वो क्या पहले से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी? मुझे ये वर्ड्स बोलने हैं, मुझे ऐसा कुछ बिहेव करना है? उसके लिए पहले से प्रिपरेशन करना जरूरी है। कई बार वर्ड्स से ज़्यादा हर्ट करते हैं बोलने का तरीका कैसा है। जैसे सेम वर्ड को अगर आप बहुत अग्रेशन में बोलोगे तो उनका इम्पैक्ट ज़्यादा जाता है, उनके दुष्प्रभाव ज़्यादा है। उसके पीछे जो इमोशन है, जो टोन है आपकी, जो उस टाइम का हाव भाव है, वो बहुत बार ये डिसाइड करता है कि आपका जो शब्द है वो सामने वाला किस तरीके से उसको हैंडल कर रहा है। जी। लेकिन मान लो कि हम उस सिचुएशन में हैं और हमें उस टाइम पे एक्यूट सिचुएशन में हमें गुस्सा आ गया, तो उस टाइम पे, उस मोमेंट पे उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? तो उस कंडीशन में 4-5 स्टेप करे जा सकते हैं। उस कंडीशन में आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं, जैसे आराम से बैठे कंफर्टेबली और धीरे धीरे गहरा सांस लें। सांस को कुछ टाइम होल्ड करें, फिर वापस एक्सेल करें, वापस सांस छोड़ें धीरे धीरे। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है एंगर कंट्रोल के लिए। टेम्परेरी सॉल्यूशन हो सकता है। कहीं ना कहीं आप इससे अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, अपने जो नर्व्स हैं उनको आप थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं, जिससे हो सकता है कि आपका गुस्सा कम हो। जी। उस टाइम पे कुछ वॉक कर सकते हैं कि थोड़ा इधर उधर वॉक करके आ गए तो हो सकता है कि वो गुस्सा टेम्परेरी रूप से आप चला जाए। आप उस सिचुएशन से अपने आप को हटा सकते हैं कुछ मोमेंट्स के लिए।
ठीक है। तीसरा एक स्ट्रेस बॉल आती है, जैसे बाजार मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, येलो कलर की बहुत स्माइली बनी होती हैं। हाँ। उनको भी आप प्रेस कर सकते हैं, स्क्वीज कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो भी एक आपके टेंशन को या गुस्से को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है। तो कुल मिला के आप कुछ ऐसी एक्टिविटी उस टाइम पे कर सकते हैं, चाहे लंबी लंबी सांस ले सकते हैं, डीप ब्रीदिंग जिसको बोलते हैं, या फिर आप थोड़ा सा उस मूवमेंट से हट सकते हैं, या फिर बॉल प्रेस जैसे आपने बताया कि आपका दिमाग उस टाइम पे उस सिचुएशन से हटके दूसरी सिचुएशन पे आ उस जाए। टाइम म्यूजिक सुना जा सकता है, थोड़ा कामिंग म्यूजिक हो या कुछ हैप्पी म्यूजिक हो वो सुना जा सकता है, उससे भी गुस्से में आपको कंट्रोल करने में मदद मिलती है। लेकिन ये वाली स्टेप्स कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आम जनता को, हर इंसान जो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसको पता तो है कि मुझे ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। दिक्कत ये है कि उस एक्यूट सिचुएशन में वो उन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाता। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर इंसान को जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाले जो रिस्पॉन्स इसके अंदर है उसको पहले से इन चीज़ों को पालना पड़ेगा, हैबिट बनाना पड़ेगा, बार बार ट्राई करनी पड़ेगी, बार बार इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रेगुलर भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे डीप ब्रीथिंग है या एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन होता है, ये रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो गुस्से के टाइम भी आपको इनको प्रैक्टिस करना आसान होगा जी। तो आप गुस्से पे जल्दी से रेस्पॉन्ड नहीं करेंगे जी। तो डॉक्टर विकास, पिछले कुछ टाइम ने हमने बहुत बार ऐसा देखा है कि छोटी छोटी बातों को लेके हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत मनमुटाव हो जाते हैं और ये बात इतनी बढ़ जाती है कि डाइवोर्स तक चली जाती है। तो जो हस्बैंड वाइफ के बीच का जो रिलेशन है उसमें जो एक गुस्से वाला पार्ट है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है? हस्बैंड और वाइफ के बीच में झगड़ा होना बहुत कॉमन है। अगर झगड़ा होता है तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उस झगड़े को लंबा नहीं खींचा जाए, आप कम्युनिकेट करके उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। अगर वो लंबा चलता गया तो आपकी रिलेशनशिप में इश्यूज़ क्रिएट होंगे, हो सकता है बात डाइवोर्स तक पहुंच जाए। तो आप उसको जल्दी से जल्दी कम्युनिकेट करें और सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो जो गुस्सा है वो हो सकता है कि नेचुरल ह्यूमन रिस्पॉन्स भी हो। हम में से सभी लोग ऐसे होते हैं जिनको किसी न किसी बात पे गुस्सा आता ही है। कोई उसका बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स करता है, कोई उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है वो हो सकता है कि किसी न किसी साइकेट्रिक इलनेस का आपके अंदर एक सिम्टम हो। उसको पहचानना बहुत ज़रूरी है, उसको टाइम पे मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर विकास, आप हमें ये बताइए कि कौन सी वो साइकेट्रिक बीमारियाँ हैं जिनमें मरीज़ ज़्यादा गुस्से के साथ आपके साथ प्रेजेंट कर सकता है? कई डिप्रेशन के मरीज़ भी गुस्से के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं। उनमें बहुत मूड होता है, वो बहुत इरिटेबल होता है, मतलब पूरे टाइम उनको चिड़चिड़ापन रहता है। उसको कोई भी चीज़ आप बोलोगे तो उस पर गुस्सा करेगा। ये बहुत कॉमनली देखने को मिलता है डिप्रेशन में भी। एक बीमारी होती है मेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर, उसमें भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है मरीज़ को। तो ऐसे मरीज़ भी बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं गुस्से के कारण। तीसरा हो सकता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या और कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसमें भी गुस्सा आ सकता है, बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। इन कंडीशन में एंगर मैनेजमेंट के साथ साथ आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेनी चाहिए। अगर ये कोर इश्यू है, जैसे किसी को डिप्रेशन है, डिप्रेशन को ट्रीट नहीं किया तो अकेला एंगर मैनेजमेंट उस चीज़ में हेल्पफुल नहीं होगा ज़्यादा। तो आपको जो कोर इश्यू है, कोर इलनेस है, उसको ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं तो आप उसको सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक नेचुरल रिस्पॉन्स की तरह ना काउंट करें। अपने आसपास किसी भी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें, हो सकता है कि वो एक साइकेट्रिक बीमारी का एक लक्षण हो। तो कई बार ऐसा होता है कि आप किसी के साथ झगड़े में इन्वॉल्व होते हैं और वो कुछ ऐसी बात आपको बोलता है जो आपके दिल पे लग जाती है, और वो बात कहीं ना कहीं आप किसी से एक्सप्रेस भी नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर वो आपको बहुत परेशान कर सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो दिनचर्या है उसमें बहुत बड़ा असर पड़ सकता है, आपके प्रोफेशन पे बहुत असर पड़ सकता है। डॉक्टर विकास, इस चीज़ को कैसे मैनेज किया जाए? ऐसी कंडीशन में आपको माफ़ करना सीखना चाहिए। कोई किसी इंसान से आपको इश्यू है तो उसको माफ़ करना सीखना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके बार बार ऐसे इश्यूज़ क्रिएट होंगे। एक ही सिंगल आपका इवेंट आपको महीने 2 महीने तक गुस्सा दिलाता रहेगा। तो आप धीरे धीरे कोशिश करें कि किसी के साथ इश्यू हो तो उसको माफ़ करना सीखें। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है एंगर मैनेजमेंट में। जी। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि कैसे आप छोटे छोटे स्टेप से एंगर मैनेजमेंट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई डिजीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।